सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट प्राइम टाइम रिपोर्ट। जी हां, मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल दोनों आज मिक्स एक साथ आपको बता रहा हूं और सिर्फ बड़ी बड़ी खबर आपको बताऊंगा, इसलिए ध्यान से। मजाक में कल बोल दिया था कि चश्मा 50 रुपये का है, तो लोगों ने सच में सोचा कि 50 रुपये का। अरे मेरे लाल, मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। बहुत महंगा है चश्मा और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये शौक है। अब अपना शौक भी मैं आपको दिखाऊंगा, है मज़ा आएगा आपको। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बता दूं सबसे बड़ी खबर ये है कि अज़रबैजान एक बार फिर से ईरान से नाराज़ हो गया है और उसकी वजह यह है कि अज़रबैजान की टेरिटरी में एयर स्पेस के अंदर ईरान का लड़ाकू विमान घुसकर काफ़ी देर तक घूमता रहा। 11 तारीख को ईरान का ये फाइटर जेट अज़रबैजान के बॉर्डर के अंदर घुसा। कई सारी वार्निंग के बावजूद दंदनाता हुआ आधा घंटा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आधे घंटे तक वो अज़रबैजान के बिलासवर इलाके में ये ईरान का फाइटर जेट सुबह 9:45 से लेकर 10:26 तक लगातार उड़ता रहा। अगर किलोमीटर की बात करें तो बॉर्डर से 5 किलोमीटर अंदर तक अज़रबैजान के ईरान का फाइटर जेट घुस गया था। दोस्तों, इसके बाद अज़रबैजान का भड़कना जायज़ था, ये ईरान की बहुत बड़ी गलती थी, फालतू में गुंडागर्दी थी ये। अज़रबैजान भड़क गया और अज़रबैजान ने ईरान के एम्बेसडर को बुलाकर साफ साफ सवाल कर लिए कि ये आधे घंटे तक आपके फाइटर जेट ने जो हमारे इलाके में घुसपैठ करी, इसका मतलब क्या था। इंटरनेशनल लॉ का ये उल्लंघन है और साथ ही ये अनफ्रेंडली देशों जैसा, यानी दुश्मन देशों जैसा काम है। ऐसा काम करके ईरान ने अज़रबैजान को भड़काने की कोशिश की है। हमें इस पर पूरी लिखित क्लेरिफिकेशन ईरान से चाहिए। उधर ईरान में उठापटक जारी है। 2 पेट्रोलिंग करने वाले, जैसे देर रात में पेट्रोलिंग करते हैं पुलिस वाले, वैसे ही ईरान में 2 पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे। हथियार से लैस किसी ईरान की सड़कों पर दंदनाते हुए शख्स ने 2 ईरानी पुलिस अफसरों को गोली मारकर कत्ल कर दिया। दोस्तों, आपको मालूम है इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही चल रही है और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, नाटो, यूरोपीय यूनियन, ये सब सकते में हैं। सब सर जोड़ कर बैठे हैं और एक दूसरे का पेट और पीठ सहला रहे हैं कि बाबूजी अब क्या किया जाए। वजह यह है कि सऊदी अरब और ईरान एकदम से साथ साथ हो गए हैं। ऐसा लग रहा है 2 सगे भाई थे, उनके बीच एक छोटी सी कहासुनी थी, वो छोटी सी कहासुनी एकदम से ख़त्म हुई और दोनों भाई फिर से गले मिल गए और ऐसे मिले कि अब लग नहीं रहा है कि कभी दुश्मन थे। जी हाँ, दोनों के बीच लगातार बातचीत चल रही है और रिश्तों को ठीक किया जा रहा है। अब इन दोनों के रिश्ते के ठीक होने के बाद अरब देशों ने जमकर स्वागत किया है और ईरान के साथ सभी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। अब फ़िलिस्तीन अथॉरिटी ने भी इसका स्वागत किया है। जब फ़िलिस्तीन अथॉरिटी ने स्वागत किया और खुशी जताई तो फ़िलिस्तीन के तमाम लड़ाकू ग्रुप, हमास और गाज़ा के ग्रुप, अल-कस्साम ब्रिगेड के जितने भी फाइटर हैं जो इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, सब ने सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती का स्वागत किया और दोनों को मुबारकबाद पेश की है। अब दोस्तों, जब सारी दुनिया देख रही है कि ईरान और सऊदी अरब एक हो गए, जो कभी हो नहीं सकते थे, तो अपने आप कीचड़ किसके मुंह पर चला गया? अमेरिका के। तो फौरन अपना मुंह साफ कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने कहा, क्रेडिट ले लिया इसका अपने ऊपर, कि ये जो ईरान और सऊदी अरब एक हुए हैं, इसकी वजह हम हैं बाबू भैया, क्योंकि हमने ईरान पर इतना प्रेशर बनाया था कि उसने अरब देशों से हाथ मिला लिया। लेकिन मज़ेदार वाली बात यह है कि ईरान ने ऐसा कदम उठाया और सऊदी अरब के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया कदम रहा है और सऊदी अरब ने एक कमाल का काम किया कि अब यूरोपीय यूनियन, जी हाँ, यूरोपीय यूनियन और यूएन ने भी इसका स्वागत किया कि बहुत बढ़िया काम किया तुम दोनों ने, वाह वाह मेरे मुन्ना। भले ही दिल जल रहा हो या कुछ और जल रहा हो, लेकिन मुंह से तारीफ करनी पड़ रही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, सऊदी अरब का ऑफिशियल बयान कल दिखाया था, लेकिन सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने अब जो बयान दिया है दिल खुश करने वाला है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान और सऊदी अरब में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। हम दोनों लगभग एक जैसे हैं। हम दोनों साथ मिलकर बड़े ट्रेड पर काम कर सकते हैं और इलाके में शांति पैदा कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर बहुत कुछ
अच्छा कदम उठा सकते हैं। यानी तारा सितारा 1 और 1 11 वाला हिसाब इन्होंने बयान दिया है। बहरहाल सऊदी अरब के अल्फाजों में और दिल में नरमी ईरान के लिए देखी जा रही है और इसी तरह से ईरान भी जमकर सऊदी अरब का साथ दे रहा है। अल्लाह इन दोनों को इसी तरह से एक बना कर रखे और हमें इनसे सबक सीखना चाहिए। खुद सीरिया ने भी कह दिया है कि इनके एग्रीमेंट से हमें यकीन है कि अब इलाके में शांति होगी। मेरे दोस्तों, उधर इजराइल के घर में मातम है। ऐसा मातम है कि फिलिस्तीन पर उसने आज हमला नहीं किया है और कोई भी झड़प नहीं हुई है। पूरा सदमे में जा चुकी है इजराइल की सरकार। इजराइल के जो नेता हैं उनका ये कहना है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये ईरान की डिप्लोमेटिक जीत है। सऊदी अरब ने जो ये सरप्राइज झटका दिया है, ये किसी और की जीत नहीं, ईरान की जीत है। अब आने वाला समय इजराइल के लिए खतरनाक होगा और जो विपक्ष के नेता हैं और जो खुद नेतन्याहू की सरकार के नेता हैं, वो भी जिम्मेदार इन सब का नेतन्याहू को मान रहे हैं कि नेतन्याहू ने इतना जुल्म और सितम आने के बाद तुरंत अरबियों पे, फिलिस्तीनियों पे किया कि सऊदी अरब समझ गया कि हमें किसका साथ देना चाहिए। दोस्तों, उधर ईरान ने एक और चीज़ बता दी है। ये देखिए, फाइटर ट्रेनिंग जहाज बनाना शुरू कर दिया है। यानी एक ऐसे एयरक्राफ्ट जिससे ट्रेनिंग ली जाती है उसको बनाना शुरू कर दिया है। जल्द रूस से फाइटर जेट अब ईरान को मिलने वाले हैं। उधर दोस्तों, एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान में जो 1000 से ज़्यादा लड़कियां अस्पताल में जहरीली गैस की वजह से और जहरीला पानी पीने की वजह से भर्ती हुई हैं, उसकी जांच के बाद ईरान ने ऑफिशियली पहली बार ऐलान कर दिया है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन का हाथ है। जो ईरान में ब्रिटिश एम्बेसडर हैं उन पर इल्ज़ाम लगा है। आने वाले समय में ब्रिटेन और ईरान के संबंध पूरी तरह से खराब होने की स्थिति पर पहुंच चुके हैं। जब भी इजराइल में सरकार बनती है तो नए प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को अमेरिका व्हाइट हाउस बुलाया जाता है, लेकिन इस बार नेतन्याहू की जीत के बावजूद व्हाइट हाउस में अमेरिका ने नेतन्याहू को इनवाइट नहीं किया। लेकिन जब ये सवाल उठने लगे कि नेतन्याहू को क्यों नहीं बुलाया गया, तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट और नेतन्याहू की सरकार के द्वारा खुद ही बताया गया कि अमेरिका की बाइडेन सरकार नेतन्याहू की सरकार से, हमारी सरकार से खुश नहीं है। अब इसके अलावा कई सारे पॉइंट बताए हैं। पॉइंट्स ये कि नेतन्याहू आक्रामक है, नेतन्याहू के इरादे और नेतन्याहू की जो पॉलिसीज़ हैं वो फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ है और उनके आने की वजह से फ़िलिस्तीनियों के ऊपर अचानक से हमले बढ़ गए हैं। इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन इनके द्वारा किया जा रहा है, हमारे द्वारा से देखा जा रहा है। इस वजह से बाइडेन की सरकार नेतन्याहू से दूरी बनाकर रखी हुई है। नेतन्याहू की सरकार इसलिए और टेंशन में है कि आने वाले इस रमज़ान में, जो कि 8 से 10 दिन में इंशाअल्लाह रमज़ान शुरू हो जाएंगे, ऐसे मौके पर बाइडेन को डर है कि नेतन्याहू की सरकार फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ कोई बड़ा कदम, एक्शन ले सकती है। सारी दुनिया बोल रही है और जान रही है और ह्यूमन राइट भी बार बार बोल रहा है कि फ़िलिस्तीनियों के मकान को तोड़ना सही नहीं है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए बाइडेन सरकार ने व्हाइट हाउस में नेतन्याहू को अब तक नहीं बुलाया है और नेतन्याहू की सरकार से अमेरिका की सरकार खुश नहीं है। दोस्तों, फ्रांस यानी सफ़ेद शैतान ने अपनी एक बार और औकात दिखाई। फ्रांस 24 में ये महिला पत्रकार काम करती थी, जो महिला फ़िलिस्तीन की थी और फ्रांस 24 चैनल पर रहते हुए, वो चैनल पर तो नहीं लेकिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और हर जगह फ़िलिस्तीन का सपोर्ट और इजराइल का विरोध करती थी। फ्रांस 24 के सरकारी चैनल ने इन महिला पत्रकार को निकाल दिया है। देखिए, ईरान, तुर्की, चाइना, रशिया, इन सबके एक होने से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। डेनमार्क ने सऊदी अरब और यूएई पर पाबंदी लगाई थी कि हम इनको हथियार नहीं देंगे, लेकिन ईरान और सऊदी अरब जैसे ही एक हुए, डेनमार्क ने वो पाबंदी हटा दी और कहा है कि हम हर तरह के हथियार सऊदी अरब और गल्फ देशों को देने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से सीनियर रिटायर्ड अमेरिकी जनरल ने कहा है कि अगर चाइना के साथ जंग होती है तो चाइना फ़ायदे में रहेगा, चाइना को नुकसान कम होगा, अमेरिका को नुकसान ज़्यादा होगा। हर तरह के हथियार
हमारे विरुद्ध उसके पास ज़्यादा हैं, मिसाइल हमसे ज़्यादा हैं, रॉकेट हमसे ज़्यादा हैं, फाइटर जेट हमसे ज़्यादा हैं, डिफेंस सिस्टम हमसे ज़्यादा हैं, अटैक हेलीकॉप्टर हमसे ज़्यादा हैं, शेल्स हमसे ज़्यादा हैं, AI सिस्टम उसका हमसे ज़्यादा है, अंतरिक्ष से हमला करने की ताकत उसकी ज़्यादा है, आर्मी उसकी ज़्यादा है, नेवी उसकी मजबूत है। मैं फ़ज़ाइल चीन बयान नहीं कर रहा हूँ। जो मिलिट्री कमांडर, जो एक्स कमांडर रह चुके हैं अमेरिका के, उन्होंने जो बात कही है मैंने आपको वो बताया है। मैं बोलता हूं तो कई सारे पाकिस्तानी भाइयों को तकलीफ हो जाती है, लेकिन अब तो मैं बोलूंगा ज़रूर, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया है। इस खबर को काफ़ी पहले मैं ब्रेक कर चुका था कि जो 23 मार्च को पाकिस्तान परेड निकालता है, अपनी ताकत दिखाता है, इस बार हालात इतने ख़राब हैं, पेट्रोल डीजल ख़त्म है, पैसा नहीं है, गरीबी इतनी ज़्यादा है कि अब पाकिस्तान इतना बेकार हो चुका है कि अब वो अपनी परेड भी नहीं निकालेगा, अपनी शक्ति, अपनी ताकत भी नहीं दिखाएगा। जो परेड निकालता था सड़कों पर, अब वो सड़क पर नहीं, सिर्फ जो राष्ट्रपति भवन है उसी के अंदर अंदर छोटी सी परेड करेगा। साथ ही वो किसी भी गेस्ट को, किसी विदेशी व्यक्ति को, विदेशी प्रधानमंत्री को, किसी पड़ोसी देश को या किसी दूर के देश को नहीं बुलाएगा। इतने हालात ख़राब हैं। उधर पाकिस्तान के मीठे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने UN के प्लेटफॉर्म पर इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो UN में जाकर कश्मीर का मुद्दा उठा नहीं पा रहे हैं। साथ में उन्होंने फ्लो में लड़खड़ाती जुबान में भारत को अपना दोस्त कहा। एक बार दोस्त कहा, उसके बाद कई बार, जितनी बार उन्होंने भारत का नाम लिया, अपना पड़ोसी कहा। ससुरे, या तो हमको अपना दोस्त मानो या दुश्मन मानो। पड़ोसी का भाई, पड़ोस तो कोई अपना चाह कर भी नहीं बदल सकता ना। तो आप पहले अपनी नीयत साफ रखिए, नीयत क्लियर कर लीजिए भाई, हम आपके दोस्त हैं या दुश्मन हैं। उधर भारत की डिप्लोमेसी का भी उन्होंने न चाहते हुए भी तारीफ कर ही डाला कि भारत की डिप्लोमेसी इसके पीछे है, जिसकी वजह से हम बात नहीं कर पा रहे, UN में कश्मीर के लिए बात ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इनका वीडियो सोशल मीडिया पर, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। Not only on Palestine, but also on Kashmir. You're also right to note that we face a particularly uphill task to try and get Kashmir onto into the center of the agenda at the United Nations. And whenever the issue of Kashmir is brought up, our friends within our neighboring countries strongly object, vociferously object, and they perpetuate a post-fact narrative where they try to claim that this is not a dispute for the United Nations, that this is not a disputed territory recognized by the international community. And they insist, counter to the facts, counter to the reality, that their usurpation of Kashmir should be endorsed. So while we do find it difficult to get the truth across, we are persistent in our efforts, and at every opportunity, be it at the UN Security Council or at various events that I attend or address or chair, I do make the effort not only to mention the hypocrisy when it comes to the plight of the people of Palestine, but also to focus on the difficulties faced by the people of Kashmir. दोस्तों, मज़ार शरीफ में अफगानिस्तान में ईरानी कल्चर हाउस के करीब धमाका हुआ। टारगेट जो थे वो वहां पत्रकार थे। एक अफगानी समेत दर्जनों पत्रकार इस वक्त घायल हैं। हमले के पीछे आप जानते हैं ISIS दाइश का ही हाथ है। अल्लाह की कुदरत को आप नहीं समझ सकते और हमारी औकात नहीं समझने की। या तो कुरान हमको समझा सकता है, अपनी समझ से हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, या अहले बैत हमको समझा सकते हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूं, अल्लाह की कुदरत पर शक न करना। चाइना में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, कीड़ों की बारिश हो रही है। वीडियो लगा रहा हूं, आपको झुंझुनाहट होगी बदन में, लेकिन ये कीड़ों की बारिश हो रही है। गाड़ियां भरी पड़ी हैं, सड़कें भरी पड़ी हैं कीड़ों से। जी हाँ, ये नोटिस जारी किया गया है चाइना में कई स्टेट के अंदर चीन की सरकार के द्वारा कि लोग घर से बाहर ना निकले, और अगर निकल रहे हैं तो छाता लेके निकलें। दोस्तों, ये खबर वेरीफाइड है, कोई एडिटेड नहीं है, और आप रज़ाग्राफी देख रहे हैं, नाम ही काफ़ी है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल रिपोर्ट मैंने एक ही रिपोर्ट के अंदर दे दी है। सुकून से इस रिपोर्ट को पूरा देखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मेरे चश्मे पे ध्यान कम, खबरों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बस मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चेक करूँ
क्या पता यार कोई वेब सीरीज़ बनाने वाला इम्प्रेस हो जाए, यार ये लौंडा सही दिख रहा है, इसको फिल्म में ले लो, गुंडा बनाएंगे इस अपनी फिल्म में, है ना। मजाक कर रहा हूँ यार, बस ऐसे ही लगा रहा हूँ, इसका कोई मकसद नहीं है। तुम सोच रहे हो रज़ा भाई की आँख आ रही है, रज़ा भाई डार्क सर्कल, शौक मन कर रहा है मैं चश्मा लगाने का। चलो, जय हिंद।